बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नमाला 1.1 के प्रश्न संख्या 11 से आगे आज हम इस कक्षा में हल प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, 11वां प्रश्न क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R एक संबंध बताया गया है। बच्चों, R एक इस प्रकार का संबंध है कि मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो बच्चों, प्रश्न ये कह रहा है कि समुच्चय A है जिसके अंदर तमाम बिंदु हैं। समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय A बनाया गया है। जितने भी समतल में बिंदु हो सकते हैं, वो सारे बिंदु, जितने बिंदु बन सकते हैं, उन सभी बिंदुओं का एक समुच्चय है जिसके अंदर जिसको A बोला गया है। अब समुच्चय A में एक संबंध परिभाषित किया गया है जिसका नाम है R, और R में इस तरह से परिभाषित किया गया है संबंध को कि एक बिंदु P बिंदु Q से संबंध कब बनाएगा? तब बनाएगा जब मूल बिंदु ये आपका 0 0 होता है। मूल बिंदु से मान लो ये दूरी कोई बिंदु P है, इसकी दूरी R है, और कोई दूसरा बिंदु Q है जिसकी दूरी भी R है, तो समान दूरी होने के कारण P और Q का संबंध बनेगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो अब इसके बारे में बताना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। तुल्यता के लिए स्वतुल्यता की जांच करेंगे, सम्मितता की जांच करेंगे और संक्रामकता के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम कह पाएंगे कि तुल्यता संबंध है कि नहीं दिया गया संबंध। तो सबसे पहले हम संबंध को लिखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि R जो है वो A से A में परिभाषित है। एक तो ये बात हमें पता होनी चाहिए सॉल्यूशन में। दूसरी बात, R को जो परिभाषित किया गया है बच्चों, R को किस तरह से परिभाषित किया गया है। देखिए, R को परिभाषित किया गया है एक बिंदु P Q से संबंध बनाएगा। कर्मित युग्म क्या बता रहा है? बिंदु P का बिंदु Q के साथ संबंध बना रहा है। सच दैट, किस तरह से बना रहा है कि मूल बिंदु को क्या बोलते हो आप? जनरली O बोलते हो। O से बिंदु P की दूरी किसके बराबर हो? O से बिंदु Q की दूरी के बराबर हो। जो बात लिखी हुई है उसको संक्षेप में मैंने लिख दिया है। मूल बिंदु O है, P बिंदु है कोई, और Q समतल में स्थित कोई दूसरा बिंदु है। P का Q के साथ संबंध तब बनेगा जब OP बराबर OQ हो, मतलब मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के बराबर हो जाए तो आपका संबंध बन जाएगा। पहली चीज देखते हैं समतुल्यता। इसमें समतुल्यता के अंदर क्या होता है, हम जांच करते हैं क्या समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है कि नहीं है। यानी कि माना कि बिंदु P है इसके अंदर समुच्चय A में कोई, उसके लिए प्रत्येक बिंदु खुद से संबंधित होगा कि नहीं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, समतल में मूल बिंदु से P की दूरी सदैव समान रहेगी, कोई और नहीं हो सकती। कहने का मतलब OP की दूरी, मूल बिंदु से P की दूरी हमेशा मूल बिंदु से P की दूरी के बराबर रहेगी। OP का मान 2 नहीं हो सकते, दूरी बदल नहीं सकती, अलग नहीं हो सकती। यानी कि खुद का खुद के साथ बनाना है, मुझे P का P के साथ बनाना है, तो ये प्रथम घटक भी P, द्वितीय घटक भी P। इसका मतलब OP बराबर OP होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो P का P के साथ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, P का Q के साथ बनाना था तो OP इक्वल टू क्या होना चाहिए? OQ। तो P का जब P के साथ ही आपको बनाना है तो OP इक्वल टू OP बना देगा। तो संबंध के अनुसार OP इक्वल टू OP होता है, इसलिए P का संबंध P के साथ बन जाएगा। बच्चों, किसके लिए? फॉर ऑल। P कहाँ बिलोंग करते हैं? A में। ये सभी बिंदुओं के लिए बात हो गई। P एक चर बिंदु है। P प्रत्येक बिंदु को समतल में स्थित है उसको डिनोट कर रहा है, उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से हमने प्रत्येक बिंदु P का P के साथ हुआ, इसका मतलब प्रत्येक बिंदु का प्रत्येक बिंदु के साथ हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि जो R है वो क्या है? समतुल्य है। ये लिखने का तरीका हुआ। बच्चों, सम्मितता की बात कर लेते हैं। सम्मितता में आपको जैसा कि बताया गया है, सम्मितता में आपको बताया गया है कि यदि P का Q के साथ है तो Q का भी P के साथ होना चाहिए, और ये समुच्चय A के सभी बिंदुओं के लिए होना चाहिए। तो हम लिखते हैं, मान लेते हैं, माना
P का Q के साथ संबंध R बन रहा है तो बिलोंग्स टू R, PQ बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट ये संबंध कब बना होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो कंडीशन पूरी हुई होगी, इसका मतलब OP बराबर क्या होना चाहिए, OQ। तो बच्चों इम्प्लाइज दैट मैं OQ को पहले लिख दूं और OP को बाद में लिख दूं तो दूरियां तो बराबर होंगी। मूल बिंदु से OP मतलब मूल बिंदु से P की दूरी, OQ मतलब मूल बिंदु से Q की दूरी। तो OP इक्वल टू OQ है तो OQ इक्वल टू OP भी होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Q बिंदु P के साथ भी संबंध बना लेगा और ऐसा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि जो संबंध R है वो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पीछे कर लिए हैं, अब तो आपको करने का तरीका आ गया होगा, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब संक्रामकता की बात कर लेते हैं बच्चों। संक्रामकता क्या कहती है, देखिएगा संक्रामकता कहती है क्या करते हैं, AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू R से AC बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। परिभाषा यही कहती है। तो बच्चों देखिएगा मैं दो चीज़ें मान के चलूँगा, माना PQ बिलोंग्स टू R, ये बात क्या कहना चाहती है कि मूल बिंदु से P की दूरी बराबर मूल बिंदु O से Q की दूरी, ये संबंध की शर्त लिख दी। तथा मैंने कहा QS, एक बिंदु S ले लिया, QS बिलोंग्स टू R, इट मीन्स Q की मूल बिंदु से दूरी OQ बराबर S की मूल बिंदु से दूरी OS बराबर हो जाएगी। इस स्टेटमेंट को एक बोला, इसको मैंने दो बोला। एक व दो से आपको संबंध किस किस में दिखाना है, PQQS, तो P और S में दिखाना है संक्रामकता के लिए। तो देखिएगा यहाँ से 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि OP बराबर OS होगा कि नहीं, क्योंकि OP बराबर OQ है और OQ बराबर OS है, तो सीधा सा दिखाई दे रहा है कि OP बराबर OS हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो आप इम्प्लाइज कर देंगे कि P का S के साथ संबंध R बन गया, तो PS बिलोंग्स टू R। इट मीन्स जब आप दो चीज़ों को P का Q के साथ मानकर चले थे, Q का S के साथ मान के चले थे और आपको प्राप्त हो गया P का S के साथ संबंध, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। A का B के साथ है, B का C के साथ है, तो A का C के साथ प्राप्त हो गया। तो इसको कह देंगे हम R संक्रामक है। ये परिभाषा से संक्रामक है, परिभाषा से क्लियर हो गया कि संक्रामक है। और R संक्रामक है तो आपने देखा कि संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ऐसे संबंध को क्या बोला जाता है, तुल्यता संबंध। अतः R एक तुल्यता संबंध होगा। ये तो क्वेश्चन हुआ बच्चों। क्वेश्चन में कुछ आगे और बातें की गई हैं, उसके बारे में पीछे क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, जो कि मूल बिंदु नहीं है, 0 0 के इक्वल नहीं है, बिंदु P मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है। इस बात को समझिए बच्चों, ये आपका समतल है, ठीक है। इसके अंदर मान लो ये बिंदु P है और ये मूल बिंदु है आपका O, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यही होता है आपका समतल। समतल में एक बिंदु P आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया P। अब P की दूरी मैंने यहाँ से कहा कि मान लो इस P की दूरी जो है वो R है। कितनी, स्मॉल r मैंने दूरी ले ली। अब आपने देखा कि P किस किस के साथ संबंध बना रहा है। जब मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के बराबर होगी तो आप कह रहे थे कि PQ बिलोंग्स टू R, P और Q का संबंध बन जाता है। तो P का संबंध किस किस के साथ बनेगा, जिसकी भी मूल बिंदु से दूरी R के बराबर, मैंने इस दूरी को OP को बराबर कितना माना है, OP बराबर क्या मान लिया है, R। तो जहाँ जहाँ जिन जिन बिंदुओं की दूरी R हो जाएगी मूल बिंदु से, उनका संबंध P के साथ बनेगा। तो देखिए मैं चेक करता हूँ, इस बिंदु की दूरी R होगी लगभग ये वाली, फिर इस बिंदु की दूरी R होगी, कोई भी बिंदु हो सकता है ये तो ये इस तरह से एक सर्किल R त्रिज्या का एक वृत्त बन रहा है।
तो ये r दूरी पर मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, r ही होगी, P के साथ संबंध बनाने वाले। तो ये जितने भी बिंदु हैं इस वृत्त की परिधि पर जो स्थित हैं, ये सारे बिंदु किसके साथ संबंध बना लेंगे, P के साथ संबंध बना लेंगे। और P के साथ संबंध बना लेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। और ये कौन है, ये P से संबंधित सभी बिंदु हैं। और ये बिंदु कौन है, जो इस वृत्त की परिधि पर आते हैं। तो इस बात को कैसे लिखेंगे अपन, देखिएगा, इस बात को अपन लिख देते हैं यहां पर। माना ए के P बिलोंग्स टू R की मूल बिंदु 0 0 से दूरी R है, तब बिंदु P से वह सभी बिंदु संबंध बनाएंगे जो कि मूल बिंदु R दूरी पर होंगे। अतः इन बिंदुओं का समुच्चय R त्रिज्या के वृत्त को निरूपित करेगा। ये स्टेटमेंट आप दे देंगे। आपने कहा कि बिंदु कोई P है, P से जो जितने भी बिंदु संबंध बनाएंगे वो R दूरी पे होंगे, सारे के सारे ही जितने भी हैं, और R दूरी पे होंगे तो इन बिंदुओं का समुच्चय R त्रिज्या के वृत्त को निरूपित करेगा। मतलब वो सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, परिधि पे रहेंगे। तो इस बात का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में एक A है समुच्चय लिया गया है जिसमें जितने भी समतल में त्रिभुज बन सकते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर हैं। लाइक दिस, कोई भी त्रिभुज बनेगा, बड़ा हो, छोटा हो, समकोण हो, समबाहु हो, ये सारे त्रिभुज किसके अंदर होंगे, ये A के अंदर होंगे। जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं वो सारे के सारे A के अंदर है। ठीक है, एक संबंध R को परिभाषित किया गया है T1 ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के साथ, कोई भी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ, मतलब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के साथ संबंध बनाएगा। कब बनाएगा, जब पहला जो त्रिभुज है दूसरे त्रिभुज के समरूप है। यानी कि एक समरूप त्रिभुज के साथ संबंध सिर्फ समरूप त्रिभुज ही बनाएगा। समरूप त्रिभुज की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप जानते हैं। तो यहाँ पर बात देखेंगे कि क्या समतुल्यता इसके अंदर आ रही है। खुद ही सोचिए, क्या प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तो बच्चे कहेंगे बिल्कुल होता है। तो प्रत्येक त्रिभुज खुद से संबंध बना लेगा। समतुल्यता के जो समतुल्यता है इसके अंदर दिखाई दे रही है संबंध के अंदर आपको। दूसरी बात, अगर कोई त्रिभुज मान लो T1 है और T1 T2 के साथ बना रहा है संबंध, तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 के समरूप है। तो T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप हो जाएगा ना। एक त्रिभुज A दूसरे त्रिभुज B के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज B भी A के समरूप हो जाएगा। तो T2 T1 के साथ भी संबंध बना लेगा, तो सममितता भी इसके अंदर आ जाती है। अब देखिए, एक त्रिभुज है T1
वो T2 के समरूप है, एक त्रिभुज है T2 वो T3 के समरूप है। तो सीधी सी बात है T1 के T3 भी समरूप हो जाएगा, तो संक्रामकता भी इस संबंध के अंतर्गत आ जाती है। तो ये समतुल्य हो जाता है, सममित हो जाता है, संक्रामक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। बात रही लिखने की, लिखने का तरीका मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद कह रहा है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले आपके समकोण त्रिभुज पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। संबंध का तरीका देखिए, दो त्रिभुज तभी संबंध बना पाएंगे आपस में एक त्रिभुज जब वो समरूप होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5 तीन भुजाएं दी हैं, इसके समानानुपात में कौन सी भुजाएं बढ़ी हैं, मेरे ख्याल में 6, 8, 10 यानी T3, किसकी, T3 की। तो T1 के T3 समरूप दिखाई दे रहा है, लेकिन T1 के T2 समरूप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ अनुपात किसका आ रहा है बराबर, सभी भुजाओं का अनुपात इसका। 3 और 6, 3/6 कितना होता है, 1/2, 4/8 भी 1/2, 5/10 भी कितना आता है, 1/2 आता है। अगर ये अनुपात सभी भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/2, 1/2 आया, इसका मतलब T1 के समरूप कौन हो गया, T3। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे इसका कि T1, T2, T3 में से T1 और T3 आपस में संबंध बनाएंगे, किसके अनुसार, संबंध की शर्त के अनुसार, प्रतिबंध के अनुसार। तो इसका आंसर तो बच्चे आप लिख देंगे। अब अपने को देखना है समतुल्यता, सममितता और संक्रामकता को किस तरह से अपन लिखते हैं। तो आगे लिखवाता हूं, देखिएगा समतुल्यता। समतुल्यता कैसे लिखेंगे, किसी भी त्रिभुज का खुद के साथ संबंध बता। T1 मान लेते हैं कोई त्रिभुज है A में, माना T1 बिलोंग्स टू A, त्रिभुज A में बात कर रहे हैं, तो A का एक त्रिभुज ले लिया T1, वो कोई भी हो सकता है, सभी त्रिभुजों को निरूपित कर रहा है ये T1। अब देखते हैं T1 का T1 के साथ बनेगा कि नहीं। आप कहेंगे T1 के समरूप होगा, नहीं होगा क्या, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तो T1 के समरूप होना चाहिए, समरूप होगा। अतः T1 का शर्त के अनुसार T1 से संबंध R बन जाएगा। इसको इस तरह से लिखा जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि R जो है समतुल्य है, ये बात सामने आई। तो समतुल्यता तो इसके अंदर आ गई। सममितता के लिए दो त्रिभुजों में संबंध मान लेंगे और चेक करेंगे कि उनके विपरीत संबंध प्राप्त हो रहे हैं क्या। तो हम लिखेंगे सेकंड चीज सममितता। इसके अंदर हमने माना कि एक त्रिभुज है T1 कोई भी, वो T2 के साथ संबंधित है, बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T1 जो है T1 T2 के समरूप है, यही बात सामने आई। अब T1 T2 के समरूप है तो आप कहेंगे T2 भी T1 के समरूप होना चाहिए, होगा कि नहीं। अगर त्रिभुज A B के समरूप है तो B भी A के होगा, तो आपने लिख दिया के समरूप होगा या समरूप है। अगर ऐसा है तो प्रतिबंध के अनुसार T2 का T1 के साथ भी संबंध बन जाना चाहिए, जहां T1 और T2 जो हैं बिलोंग्स टू A हैं, यानी कि A के सभी अवयवों के लिए, सभी त्रिभुजों के लिए बात सत्य है। अब हम कहेंगे अगर ऐसा हो जाता है तो R क्या हो गया, सममित हो गया। तो सममितता की बात भी यहाँ पूरी हो जाती है बच्चों। और सममित हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं संक्रामकता की ओर। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन में लिखेंगे संक्रामकता। देखिए बच्चों, संक्रामकता के लिए दो A का B के साथ और B का C के साथ मानकर चलना पड़ता है। तो बच्चे कहेंगे माना T1 जो है
T1 जो है T2 के साथ संबंध बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ T1 जो है T2 के समरूप है। प्रतिबंध तो यही है। तथा यह भी माना, एक और चीज माननी पड़ेगी, T2 जो है T3 के साथ संबंध बना रहा है। इसका मतलब हुआ T2 जो है T3 के समरूप है। यही बात हुई। इसको एक बोला, इसको दो बोला। आप खुद बताइए, जब T1 T2 के समरूप है तो T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप हो जाएगा। T1 के समरूप T2 और T2 के समरूप T3, तो सीधा सीधा T1 T3 के समरूप दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे 1 व 2 से T1 जो है T3 के समरूप होगा। और ये प्रतिबंध है कि जब T1 T3 के समरूप होगा तो संबंध का प्रतिबंध है कि दोनों का संबंध बनेगा। तो T1 का संबंध जो है T3 के साथ बन जाएगा। कौन सा? R संबंध। तो बच्चे कह देंगे कि R जो है वो क्या है? संक्रामक भी है। आपने देखा संबंध संक्रामक भी है, पीछे सम्मित भी था और समतुल्य भी था। तीनों चीजें संबंध में आने के बाद बच्चे ये कह सकते हैं कि संबंध जो है वो क्या है? वो तुल्यता संबंध है। और आपके क्वेश्चन में जो T1 T3 दिए हुए थे बच्चों को, देखिएगा T1 T2 और T3, इसमें T1 का संबंध T3 के साथ बनेगा। ये बात आपको शुरू में ही बता दी गई है। ये आप बता देंगे क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 के समानुपात में बढ़ी हुई भुजाएं 6, 8, 10 किसकी हैं? T3 की। इसलिए T1 के T3 क्या होगा? समरूप होगा। इसलिए T1 और T3 का इसके अंदर संबंध बनेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न 13, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में। अब A एक समुच्चय है जिसमें जितने भी बहुभुज यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, जितने भी बहुभुज बन सकते हैं उस समतल के अंदर बन सकते हैं, वो सारे किस में हैं? समुच्चय A में हैं। ये क्वेश्चन कहना चाहता है। बहुत सारे, कोई त्रिभुज भी दिखेगा, कोई चतुर्भुज भी दिखेगा, है ना। तो ये जितने बहुभुज हैं सारों का एक समुच्चय बना दिया A। अब सबका एक समुच्चय A बना दिया बच्चों, तो हम आगे बात करते हैं कि एक बहुभुज P1 P2 के साथ संबंधित होगा। शर्त है संबंध बनने की P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। मतलब एक चतुर्भुज दूसरे चतुर्भुज के साथ ही संबंध बना सकता है, क्योंकि P1 अगर चतुर्भुज है तो P2 को भी चतुर्भुज होना पड़ेगा। P1 अगर त्रिभुज है तो P2 को भी त्रिभुज होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक दोनों समान नहीं होंगे तब तक उनमें भुजाओं की संख्या समान कैसे हो सकती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि संबंध की शर्त है कि P1 और P2 का संबंध तब बनेगा जब P1 में जितनी भुजाएं हैं उतनी ही भुजाएं P2 में हों, यानी कि P1 में भुजाओं की संख्या बराबर P2 में भुजाओं की संख्या। बताइए बच्चों, कोई भी बहुभुज P1 है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो षष्ठभुज हो, खुद के समान भुजाएं तो रखेगा ही रखेगा। तो समतुल्यता इसके अंदर आ जाती है बच्चों। अब बात करते हैं सम्मितता की। खुद ही सोचिए, अगर कोई त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के साथ संबंध बना लेता है, क्या कारण? ये P1 और ये P2 दोनों में, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं, तो P1 P2 का बनेगा। तो क्या P2 के समान भुजाएं P1 में नहीं है? बिल्कुल हैं। तो यहाँ सम्मितता भी आ जाती है। इस बात को लिखने के तरीके देखेंगे। सबसे पहले समतुल्यता। कैसे लिखेंगे समतुल्यता में? लिखेंगे कि P1 का P1 के साथ देखते हैं। P1 तथा P1, इस P2 की जगह क्या प्रतिस्थापित कर दो? P1, क्योंकि खुद का स्वयं के साथ बना रहे हो। तो अगर P1 बहुभुज लिया है तो दूसरा बहुभुज भी कौन सा? खुद होगा P1। P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, समान होगी। तो प्रतिबंध पूरा हो गया। जितनी इस पहले वाले P1 में भुजाएं उतनी ही इस P1 में है, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। इसलिए हमने कहा
अतः P1 का संबंध P1 के साथ बन जाएगा। कौन सा संबंध? R। फॉर ऑल, सभी के लिए बात हो रही है। P1 बिलोंग्स टू A। A आपका जो समुच्चय है उसमें जितने त्रिभुज स्वयं के साथ, हर त्रिभुज स्वयं के साथ बना लेगा, हर चतुर्भुज स्वयं के साथ बना लेगा, हर पंचभुज स्वयं के साथ संबंध बना लेगा, क्योंकि भुजाएं अलग अलग नहीं हो पाएंगी, समान बनी रहेंगी। तो P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी, अतः P1 P1 के साथ R संबंध बना लेगा। किसके लिए बात हो रही है? सभी P1, सभी बहुभुज जो किसके अंदर है? A समुच्चय के अंदर है, उसके लिए। तो आप कहेंगे कि R क्या है? समतुल्य है। ये बात हो गई। अब समतुल्य है तो आगे बात करते हैं सममितता की। बच्चों सममितता की बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर एक बहुभुज का दूसरे बहुभुज के साथ संबंध मान लेंगे। तो माना P1 जो है P2 के साथ संबंधित है, बिलोंग्स टू R, संबंध R के अंतर्गत। तो इसका मतलब क्या हुआ? P1 में भुजाएं की भुजाओं की संख्या उतनी ही होनी चाहिए बराबर P2 की भुजाओं की संख्या। तभी तो संबंध बनेगा। P1 में जितनी भुजाएं हैं P2 की भी उतनी भुजाएं होनी चाहिए। ये संबंध की आपकी शर्त है, ठीक है? तभी P1 का P2 के साथ बना। तो बच्चों हम इसे क्या अपोजिट करके लिख सकते हैं? P1 की जगह P2, P2 की जगह P1। क्यों? ये तो बराबर चीजें हैं, इसको इधर लिख दें और उसको उधर लिख दें, बात एक ही है। तो हम इंप्लाइज करेंगे P2 की भुजाओं की संख्या बराबर P1 की भुजाओं की संख्या। ठीक है। अब अगर P2 में भुजाओं की संख्या जितनी है उतनी ही P1 में भुजाओं की संख्या है, तो प्रतिबंध के अनुसार P2 का P1 के साथ संबंध बन जाना चाहिए। तो बच्चे कहेंगे कि P2 जो है P1 से संबंध बना लेगा। कौन सा संबंध? R बिलोंग्स टू R। ये लिख दिया। अब आप देखते हैं कि P1 का P2 के साथ मान के चले थे और प्राप्त क्या कर लिया? P2 का P1 के साथ संबंध प्राप्त कर लिया। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ ये हुआ कि विलोम जो संबंध है वो प्राप्त हो रहे हैं बिंदुओं के। इसलिए हम कहेंगे कि R जो है वो सममित है। R सममित हो गया। अब संक्रामकता की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट आपका हो गया संक्रामकता। इसके अंदर दो चीज मानते हैं, जैसा कि आप पीछे क्वेश्चंस करके आए हैं। माना P1 जो है P2 से संबंध बना रहा है। कौन सा संबंध? R। इसका मतलब क्या हुआ? P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P2 की भुजाओं की संख्या। यही बात हुई। इसको एक बात बोल दी। दूसरी बात, तथा P2 का संबंध हम P3 के साथ मान लेंगे, बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ? P2 की भुजाओं की संख्या बराबर P3 की भुजाओं की संख्या। इसको हमने नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 बोल दिया। तो बच्चों आप देखते हैं 1 व 2 से हम कह सकते हैं, देखो P1 में जितनी भुजाएं हैं उतनी P2 में हैं,
और P2 में जितनी भुजाएं हैं उतनी P3 में है। तो हम कह सकते हैं ना, हमें तो P1 और P3 को चेक करना है। P1 में जितनी भुजाएं होंगी उतनी P3 में होंगी। तो हम कहेंगे P1 की भुजाओं की संख्या बराबर P3 की भुजाओं की संख्या, ऐसा कह देंगे ना। और ऐसा कह देंगे बच्चों तो बच्चे ये कह देंगे, ये बात इंप्लाइज करती है कि P1 जो है P3 के साथ संबंधित है, संबंध R के अंतर्गत बच्चों। इसका मतलब ये हुआ P1 P3 के साथ संबंधित है तो R क्या होगा, संक्रामक होगा। और आपको पहले ही स्टेटमेंट लिखवा रखा है, जो संबंध समतुल्य होता है, सम्मित होता है, संक्रामक होता है, उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। तो दिया गया प्रश्न में जो संबंध दिया गया है R, वो एक तुल्यता संबंध होगा। प्रश्न में कुछ और भी पूछा गया है, पीछे की ओर चलते हैं बच्चों प्रश्न पर। तो प्रश्न में एक बात कही गई है आपको, देखिएगा यहाँ पर कि R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ तक तो हमने कर दिया, उसको समतुल्य बता दिया, सम्मित बता दिया, संक्रामक बता दिया। अब कह रहा है 3, 4 तथा 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब आप ही बताइए बच्चों, ये मैं हटा देता हूं। कौन है ये त्रिभुज, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। तो प्रश्न अनुसार कोई बहुभुज दूसरे बहुभुज से संबंध कब बना रहा है, जब उसमें भुजाओं की संख्या समान हो। तो ये बात तो पहले ही हो गई थी, कोई भी त्रिभुज किसी भी त्रिभुज से संबंध बना सकता है। कोई भी चतुर्भुज केवल और केवल किसी चतुर्भुज से संबंध बना सकता है, तभी तो भुजाएं समान होंगी। तो ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे ये समद्विबाहु त्रिभुज होता या कोई भी त्रिभुज होता, ये सिर्फ और सिर्फ त्रिभुजों से संबंध बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं और ये 3 भुजाओं वाले बहुभुज से संबंध जिससे बनाएगा वो एक त्रिभुज ही प्राप्त होगा। तो आप क्या कहेंगे, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयव कौन होंगे, सभी त्रिभुज होंगे, समतल में स्थित सभी त्रिभुज। तो आप कह सकते हैं कि A बराबर क्या होगा आपका, देखिए A बराबर क्या होगा, x सच दैट x समतल। ये A और इस A में फर्क है बच्चों। ये A सभी बहुभुजों को दिखा रहा था, यहाँ पर आपको A1 ले लेना चाहिए था या कोई और ले लेना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिया, तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। A क्या है, जो 3, 4, 5 लंबाई के समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। और त्रिभुज से कौन कौन संबंध बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज। तो x सच दैट x समतल में स्थित कोई भी त्रिभुज है। तो समतल में जितने भी त्रिभुज स्थित होंगे वो x होंगे, ठीक है। तो A में क्या आएगा, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय कौन हो जाएगा, A। आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये समुच्चय निर्माण विधि में मैंने लिखा है। आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि A, जो समुच्चय A है, जो कि समकोण त्रिभुज से संबंध बनाएंगे, उनका समुच्चय जो A है वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा। आप ऐसे लिख दें या गणितीय भाषा में ऐसे लिख दें, बात एक ही है बच्चों। नेक्स्ट अगला है, मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L नाम का एक समुच्चय दे दिया जिसमें लाइन्स हैं, जितनी भी लाइन खींची जा सकती हैं, आड़ी, कितनी भी प्रवणता चाहे उनकी कुछ भी हो, जितनी भी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं वो किस में होंगी, L, किसी भी समतल में, XY तल में, ठीक है। तो 2D की बात हो रही है, जब XY तल की बात हो रही है तो 2D में बात हो रही है, द्विंग निर्देशांक ज्यामिति की बात है। आगे बात करता है, एक रेखा L1 L2 से संबंध बना रही है R के अंतर्गत। कब बना रही है, L1 समांतर है L2 के। अब इसके बारे में बताना है कि ये संबंध R जो है तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो समतुल्यता के लिए सबसे पहले चलेंगे, देखिए समतुल्यता। अब समतुल्यता में देखना क्या है,
L1 का L1 के साथ, तो आप ही बताइए क्या प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है? आप कहेंगे बिल्कुल, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो अगर L1 L2 के समांतर है तो L1 L2 का संबंध बनेगा, तो L1 L1 के समांतर है तो L1 L1 का बनेगा। तो आप कहेंगे L1 समांतर होगी L1 के लिए फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, क्योंकि रेखा किसके अंदर है? समुच्चय L के। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक रेखा L1 सबको डिनोट कर रही है। यहाँ पे जितनी भी रेखाएं थी समुच्चय L के अंदर, वो सारी की सारी स्वयं से बना लेंगी, क्योंकि सभी रेखाएं स्वयं के समांतर होती हैं। इस बात को गणितीय भाषा में मैंने ऐसे लिखा है। बच्चे कहेंगे अगर L1 समांतर होती है L1 के, यानी कि हर रेखा खुद के समांतर होती है, तो L1 L1 से जरूर संबंध बना लेगा दिए गए प्रतिबंध के अनुसार। ये बात है। तो इस तरह से आपने लिखा, तो आपने कहा R क्या है? समतुल्य है। गणित में लिखने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम चीज़ों को समझ तो जाते हैं लेकिन उनको एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं आता। तो बच्चों इन चीज़ों को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हुए सोचिएगा कि L1 बिलोंग्स टू L, मतलब ये सभी रेखाओं के बारे में, फॉर ऑल का साइन होता है ये। तो L जो समुच्चय है रेखाओं का, L1 वो सभी रेखाओं को प्रदर्शित कर रही है। अब प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, ये बात ये कह रही है। तो इसका मतलब प्रत्येक रेखा स्वयं से R संबंध के अंतर्गत संबंधित हो जाएगी। इसका मतलब प्रत्येक रेखा स्वयं से संबंध बना लेगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? R जो है आपका समतुल्य हो गया। अब बात आई सममितता की। सममितता क्या कहती है बच्चों? इस पर गौर कीजिए। क्या करते हैं बच्चे? माना किसी रेखा L1 का L2 के साथ संबंध मान लेता हूं, बिलोंग्स टू R। देखिए एक रेखा ऐसे है तो दूसरी रेखा ऐसे है, ये L1 है तो ये L2 है, तो दोनों संबंधित हो जाएंगे कि नहीं दिए गए प्रतिबंध के अनुसार। तो मैंने ऐसी रेखाएं ले ली कि ये L1 और ये L2, तो ये दोनों संबंध बना रही हैं क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि L1 जो है समांतर है L2 के दिए गए प्रतिबंध के अनुसार, तभी तो संबंध बनाया होगा L1 ने L2 के साथ। तो बच्चे कहेंगे इम्प्लाइज दैट, या यहीं से कह दें इम्प्लाइज दैट। आप क्या कहेंगे कि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो समांतर होगी L1 के। आप देख लीजिए L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर भी तो है बच्चों, ऐसा दिखाई दे रहा है। जब L2 L1 के समांतर होगी तो दिए गए प्रतिबंध से L2 को L1 से संबंध R बना लेना चाहिए, और उसने बना लिया। और बना लिया, L1 का L2 के साथ आप मान कर चले थे और L2 का L1 के साथ आपने प्राप्त कर लिया, तो आपने कह दिया कि R क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। ये हो गया इस तरह से। अब अपन संक्रामकता की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों का संक्रामकता। बच्चों ने कहा माना L1 का संबंध L2 के साथ है, ऐसा ही माना। इसका मतलब क्या है? कब बना होगा? प्रतिबंध क्या था संबंध का? L1 समांतर है L2 के। एक बात आपके पास ये आ गई, तथा आपने L2 का किसी अन्य रेखा L3 के साथ संबंध मान लिया, बिलोंग्स टू R। तो आप देखेंगे कि इसका मतलब L2 क्या होनी चाहिए? समांतर L3 के। दूसरी बात आ गई, रेखाएं कुछ इस तरह से हैं। देखो बच्चों, तीन रेखाएं समांतर हैं, L1 के L2 और L2 के L3। तो संबंध बन गया ना बच्चों, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। तो यहीं से स्पष्ट है कि L1 के L3 भी क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि इससे 1 व 2 से आप पता लगा पाते हैं कि L1 समांतर है किसके? L3 के। और बच्चों L1 L3 के समांतर है तो दिए गए प्रतिबंध के अनुसार L1 जो है संबंध बना लेगा। किसके साथ बना लेगा? L3 के साथ, बिलोंग्स टू R। और इसका मतलब क्या होगा? R जो है आपका संक्रामक हो जाएगा, होगा। अब बच्चों आपने कहा समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है,
तो फिर तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया ना। तुल्यता संबंध वह संबंध कहलाता है जो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो बच्चों। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है उसकी तरफ दृष्टि डालते हैं। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ तक तो हमारा हो गया। रेखा y 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का आंसर मैं दे देता हूं बच्चों। मान लो समतल में कोई रेखा है, कुछ इस तरह की कोई रेखा है, इसका नाम है y = 2x + 4। ठीक है बच्चों, इस रेखा का नाम है y = 2x + 4। तो इसके समांतर जितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये सारी की सारी इससे संबंधित हो जाएंगी कि नहीं, क्योंकि ये रेखा उससे संबंध बना लेगी जो जो उसके समांतर है। इधर की साइड में भी समांतर रेखाएं मिलेंगी। आप इन रेखाओं को क्या लिखेंगे? देखो, इन सब की प्रवणता, इन सब का ढाल उतना ही होगा। रेखा का समीकरण क्या होता है? y = mx + c। 11th क्लास से m क्या होता है? ढाल। तो ढाल कितना है रेखा का? 2। तो 2 ढाल वाली सभी रेखाएं इससे संबंध बना लेंगी। और उनको कैसे लिखा जाएगा? 2 ढाल कर दूं किसी रेखा का तो मैं इसका आंसर दूंगा y। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, y = 2 ढाल कर दिया, m की वैल्यू 2 और x + c की वैल्यू बदलती जाएगी, वैसे वैसे ये रेखाएं आती जाएंगी। तो आप कहेंगे y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं के समुच्चय में y = 2x + c रेखाएं होंगी। c का मान 1 होगा तो अलग रेखा आएगी, 2 होगा तो अलग आएगी, 5 होगा तो अलग आएगी। ये सारी रेखाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी जो कि दी गई रेखा से संबंधित हो जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में 1 का 2 के साथ संबंध, ये संबंध दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, पहले समतुल्यता की बात कर लेते हैं। समतुल्यता क्या कहती है? प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। प्रत्येक मतलब 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी। देखिए, 1 का 1 के साथ, 1 ने खुद के साथ संबंध बना लिया, 2 ने 2 के साथ बना लिया, ये बना लिया, 3 ने 3 के साथ यहाँ बना लिया और 4 ने 4 के साथ यहाँ बना लिया। समतुल्यता इसके अंदर आ गई, आप कहेंगे समतुल्य है। अब बात करते हैं सममितता की। सममितता में A का B के साथ हो तो B का A के साथ होना चाहिए। देखिए, 1 का 3 के साथ है, क्या 3 का 1 के साथ दिखाई दे रहा है कहीं इसके अंदर? नहीं दे रहा, इसलिए सममित नहीं है। तो समतुल्य तो समतुल्य है, सममित नहीं है। और सममित नहीं है। अब संक्रामकता की बात कर लेते हैं। संक्रामकता की जांच देखो, 1 से 2, अब 2 से शुरू होने वाला चेक करना है। 2 से शुरू होने वाला कोई है नहीं तो चेक नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं हम, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 से 3, 3 से शुरू होने वाला ये रहा। देखिए, 1 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ मिलना चाहिए, ये मिल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आई ही नहीं। तो फिर अब आगे चलते हैं। फिर अपन 3 2, 2 से शुरू होने वाला कोई है नहीं, इसका मतलब आपकी संक्रामकता का खंडन नहीं हो रहा है परिभाषा का। और जब तक आप ये सिद्ध न कर सकें कि संक्रामक नहीं है तो स्वतः ही संक्रामक हो जाता है। तो ये संबंध संक्रामक है, तो ये संक्रामक है, समतुल्य है, परंतु सममित नहीं है। आपका आंसर हो जाता है बी। R समतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्या कहता है? मान लीजिए कि समुच्चय n में, n क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक संबंध R a b के साथ संबंध बनाएगा यदि a = b - 2 और b बड़ा है 6 से। b मतलब दूसरा घटक, ये 6 से बड़ा होना चाहिए दूसरा घटक। तो दूसरा घटक 6 से बड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है? एक तो इसमें, एक इसमें और एक इसमें। देखिए, अब अपन देखते हैं कि जो a है वो b से 2 कम है, तभी तो a = b - 2 है। तो 2 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। तो 2 का अंतर दिखाई दे रहा है क्या? 6 और 8 में। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। a की वैल्यू 6 रखिए, इसके अंदर a = b - 2। ये आंसर कैसे होगा? a = रखेंगे अपन 6 और b की वैल्यू कितनी रखेंगे? 8
और -2 बिल्कुल ये बराबर हैं कि नहीं, इधर भी तो 8 - 2 6, LHS = RHS, तो इसने संतुष्ट किया, तो ये आंसर हुआ। तो बच्चों आपने प्रश्नमाला 1.1 के सभी प्रश्नों के हल आज प्राप्त कर लिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।